चलिए, आपने फंडामेंटल ऑफ एसी पूरा पढ़ा है तो उतना तो रिवाइज किया होगा। तो फंडामेंटल ऑफ एसी पर पहले कुछ ऑब्जेक्टिव लगवाता हूँ आपको। देखो, फंडामेंटल ऑफ एसी में बच्चों जो हम लोगों ने सीखा है, ज़्यादातर जो मेन फोकस रहा है हमारा, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा, एवरेज वैल्यू हमने सीखा, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, रिपल फैक्टर, ये चीज़ें हमने सीखी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, डीसी क्या होती है, एसी क्या होती है, पोलर फॉर्म क्या है, पावर क्या है, पावर फैक्टर क्या है, ये बेसिक बेसिक चीज़ों पर हमारा मेन फोकस रहा है। इन्हीं पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल देखो जी, क्या है ये, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं है। सवाल को प्रॉपर पढ़ेंगे, ऑप्शन को समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे जी। ए करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट व्हेन, यानी करंट को हम डायरेक्ट करंट कब कहेंगे, मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। बी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम। सी कह रहा है डायरेक्शन चेंज विद टाइम। ये कह रहा है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज विद टाइम। तो क्या है, देखो तो ए मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। अब ये बताओ फटाफट, डीसी की जो जनरेटर बनाया था, डीसी जनरेटर, वो किसने बनाया, थॉमसन एडिशन। एसी, निकोला टेस्ला। चलो बच्चों, ये बताइए, A current is said to be alternating when it changes its, क्या कहेंगे, both magnitude and direction। बेटा यही बनाते हो ना जब आप एसी बनाते हो। एसी के लिए रेफरेंस वेवफॉर्म क्या ली गई है, साइनसोइडल रेफरेंस लिया गया है, जिसको आप लिखते आए हो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। बेटा यही होता है। तो ये हमारे लिए पूरी स्टडी करने में रेफरेंस वेवफॉर्म ली जाएगी। चलिए जरा नेक्स्ट देखिए, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर 50 हर्ट्ज साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 80 विल बी, यानी कि जिस वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है वो 80 वोल्ट है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन बताना है। क्या सिखाया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। बेटा एफ बराबर 50 पर ओमेगा का मान था 314 रेडियन पर सेकेंड, और अगर हम एफ बराबर 100 पर बात करते हैं तो ओमेगा का मान हो जाता 628। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखा 80 साइन 314 और टी, तो ये मिल जाता है हमें यहाँ वोल्टेज का एक्सप्रेशन। तो कौन सा सही हो जाएगा, देखो ऑप्शन सी हमारा मिल जाएगा, हमें करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, ये सवाल है, देखो, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द इक्वेशन। हमें ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी गई है, ठीक है। अब ये हमें पता है ये क्या है, पीक वैल्यू है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज, नाउ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तीन चीजें बतानी है हमें। देखो बेटा, ये जो वैल्यू होती है ये कौन सी वैल्यू है, ये होती है पीक वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गए 282.84। अब आपको आरएमएस लिखना है। आरएमएस वैल्यू साइनसोइडल के लिए क्या लिखते हो, वीएम बाई रूट टू। शाबाश। तो ये हो गया बेटा 282.84 अपॉन रूट टू, ठीक है। 282.84 ये मिल जाता है 1.414 जी। तो ये जब हमने कैंसिल किया कितना मिल जाएगा हमें, देखना 200 वोल्ट जी। बेटा ये जो वैल्यू है टी के साथ में कौन सी वैल्यू होती है बोलो, ओमेगा। तो ओमेगा कितना है, 377 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा है।
अब यहाँ से थोड़ा सा आगे देखिए कि अगर वैसे भी पेपर में इतना हिंट्स बहुत है, वो ओमेगा 314 होता है तो 50 है, अगर ओमेगा 377 होता है तो ये 60 है। मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि ओमेगा बराबर में हम लिखते हैं बच्चों 2 पाई एफ, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई से। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें, देखो ओमेगा, और ये मिलता है हमें, सॉरी एफ मिल जाएगा ओमेगा की वैल्यू से। तो अब देखो अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड टी बराबर 1/एफ, अरे यही सीखा है ना, 1/एफ का मतलब हो गया देखो 1/60, जिसका वैल्यू आ जाएगा 0.0167 तो कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है बताओ? 260 और 0.0167, ये उत्तर आ जाएगा हमारा सी। कर लोगे इतना? तो कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा ध्यान देना, सवाल इतने मुश्किल नहीं है। चलिए बच्चों, द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट कितना होता है? 1.11। अब इसी के साथ में ये भी याद रखो कि जो फॉर्म फैक्टर है, अब इसमें कभी भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे, बस ये याद रखना, जैसे यहाँ क्या है आर एम, तो बस यही याद रख लो कि ऊपर क्या बनेगा, आर एम एस वैल्यू अपॉन में आ जाएगा बच्चों एवरेज वैल्यू, तो आर एम एस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। अब जैसे साइनसोइडल दिया है तो आर एम एस वैल्यू कितना होता है साइनसोइडल के लिए? वी एम या आई एम बाई √2। और अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो एवरेज आ जाएगा बच्चों 2 IM/पाई, तो ये मिल जाता है हमें आर एम एस और एवरेज वैल्यू। चलिए जिसे करिए, द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 100 एम्पियर। ये आर एम एस वैल्यू है, यानी कि आर एम एस वैल्यू कितना है? 100 एम्पियर। बेटा क्या पूछ रहा है आपसे? पीक वैल्यू कर लेंगे इजीली। अरे पीक यानी मैक्सिमम वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है फिर? √2 × I RMS। अरे आप ये लिखते हो ना, I RMS बराबर में पीक वैल्यू अपॉन में √2, तो ये हो जाएगा देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 एम्पियर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा चीज़ें याद रहेंगी आपको। ये कर रहे हो ना सवाल, इतने तो कर लोगे। चलो ये बताओ, ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ये आप बताओ मुझे देख के, मतलब आपके हिसाब से क्या बनेगा? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज वेवफॉर्म शॉन इन द फिगर? अरे कितना हो गया है यार? इस सवाल को अगर आप इतना टेंशन से सोच रहे हो ना, तो फिर आप क्लास में मेंटली तौर पे प्रेजेंट नहीं थे। मैं रियली बता रहा हूँ, फिर आप ना बस दिखाने के लिए क्लास में थे, अदरवाइज एब्सेंट थे आप। मैंने कहा कि आरएमएस निकालते हुए नेगेटिव को पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। नेगेटिव साइड को अगर आप पॉजिटिव की तरफ कंसिडर कर रहे हो, तो यार ये तो आपको डायरेक्टली रेक्टेंगल पल्स दिख रही है ना भाई, और रेक्टेंगल पल्स जब दिख रही है तो फिर ये क्यों नहीं आ रहा आंसर? अगर गेट लिख दिया 2002 तो जरूरी थोड़ा ही कि इतना टफ होगा यार। भाई इसे आप ऊपर बनाओगे तो ये तो, इसे आप ऊपर है तो लगातार एक कंप्लीट पल्स दिख गए ना आपको रेक्टेंगल। क्या लिखवाया रेक्टेंगल का? VM IM, तो ये तो इस तरह का, बल्कि मैंने पहले ही हिंट्स देके बताया भी था कि देखो अपने नोट्स में देखना, मैंने कहा भी था कि ऐसा भी होता है। और एग्जामिनर कह दे कि यहां से केवल यहां इस टाइम पीरियड में बताओ कि आरएमएस क्या होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई निगेटिव पॉजिटिव की साइड ही कंसिडर होगा, आरएमएस उसका पीक वैल्यू ही होगा।
चलिए जी से बताओ। अब थोड़ा एफर्ट डालो यार सवालों को करने में, गलती तो करोगे क्या हो जाएगा, करो लेकिन। ये तो कराया ना तुम्हें, द एवरेज वैल्यू ऑफ द फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव विद पीरियड पाई एंड ए पीक वैल्यू ऑफ वीएम। क्या लिखा रखा है, वी एवरेज बराबर 2 Vm बाई पाई, फुल वेव के लिए ये होता है, और ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, एक होता है ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, ये होता है वी एवरेज बराबर में Vm बाई पाई वोल्ट पे। हाँ जी, कितना आ जाता है ये 2 Vm बाई पाई, मतलब ये आएगा ना, अरे 2/पाई करके देख लेना, यही आ जाता है। चलो जिसे करो, पहले सवाल पढ़ के ग्राफ बनाकर देखो कि क्या बन सकता है। देखो हाफ वेव है, हाफ वेव है, तो यानी कि आउटपुट आधी साइकिल में ही मिलेगा, हाफ वेव का ये मतलब है। फिर ये कह रहा है कि जो वेव फॉर्म है ना, इस बार वो स्क्वायर दे दिए, ठीक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 एम्पियर है। देखो अगर सवाल पढ़ के समझ नहीं आया तो मैं बनवाता हूँ, शायद तब कर लोगे। अगर ये दिया है टी और ये दिया है 2T, अरे हाफ वेव का मतलब यही तो लिया जाता है कि एक में आउटपुट मिल रहा है, एक में आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये दे रखा है 2 एम्पियर, इसका आरएमएस पूछ रहा है। टाइम पीरियड कितना है, टी है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है बोलो, 2T, जितने के बाद ये रिपीट होता है। बेटा आउटपुट कितने में मिला तुम्हें, हाफ में, यानी कि 1/2 में। आई आरएमएस बराबर में, अगर ये रेक्टेंगल ही तो है या स्क्वायर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को एक ही तरह से पढ़ाया है, तो अगर ये पूरे में होता तो 2 लिखते हैं, लेकिन ये मिला है आपको आधे में, तो आरएमएस लिखते समय अंडर रूट में यही करोगे, यानी 2/√2, इट बिकम √2 एम्पियर। अब सवाल को पढ़ के फिर डायग्राम देखकर फिर देखो कि क्या समझ पाए हो कि मामला क्या था इसमें। अब जैसे अगर इसी में ये कह देता फुल वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर में देता तो फिर तो टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं, फिर तो ये इसमें भी आता आउटपुट, इसमें भी आता, क्या बन जाता स्क्वायर है जेट इज, तो सीधा आंसर क्या कर देते 2। अब देखो इसी सवाल में ये फोकस करेंगे बेटा कि अगर मैं ऐसा कह देता कि अब स्क्वायर नहीं हाफ वेव रेक्टिफायर है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव की जगह मैं कर देता ट्रायंगुलर वेव, क्योंकि ये तो पेपर में आ गया, अब इसे देख के जाओ, मैं कर देता ट्रायंगुलर वेव, तो तब देखो आरएमएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब आप कहते कि देखो इसका मतलब ये बनता, आधे में आउटपुट मिलेगा और आधा खाली छोड़ देना है, क्या हो जाएगा जी, माना 2 है, मैग्नीट्यूड यही लिया हमने, बस वेव फॉर्म बदल दिया बेटा हमने। तो टोटल टाइम पीरियड बोलो कितना,
गुड। आउटपुट कितने में है ये? 1/2, परफेक्ट जी। अब इसके बाद देखो, आई आर एम एस बराबर में, अगर पूरे में होता तो 2/√3 होता, लेकिन कितने में मिल रहा है? 1/2। क्या करते, 1/2 का रूट कर लेते। तो मैं लिख देता हूँ 2/√6। वो तो फिर एग्जामिनर ऑप्शन किस फॉर्म में दे रहा है उसी से डिसाइड करना पड़ेगा भाई। ये √2/3 कर लेंगे अब इस सवाल को। चलो बेटा ये सवाल करेंगे। ये भी मैंने प्रॉपर करवाया आपको। पहले देखो कि मतलब क्या है इसका। पेन चलाने की आदत बनाइए। मतलब अगर वैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो पेन चला लो, तसल्ली से सॉल्यूशन कर लो, तब बता दो। भाई बच्चों इसके साथ में तो कुछ है नहीं, तो I0 है और ये फर्स्ट वाले का पीक वैल्यू है। RMS पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है √I0² I1²। अंडर रूट में ये आ जाएगा √में 17 वोल्ट। अच्छा ये बताना, आंसर करना, एवरेज क्या लिखूं? √3? भाई साहब मैंने एवरेज पूछा है तो सिर्फ ओनली 3। ये कौन सा है जो √3 बोला था अभी? चलो जी इसे देखो, पहले सवाल पढ़ो कि मतलब क्या है। वही है जो आपको सिखाया, आई बराबर में I0 + I1 sin ωt, इसी पर है। अच्छा देखो एक चीज को और याद रखना, यहां चाहिए साइन में हो चाहे कॉस में हो, तरीका यही है। देखो अगर कोई समझने में दिक्कत है, इसमें आपको RMS वैल्यू बतानी है जिसमें DC का मान 10 है और साइनसोइडल जो अल्टरनेटिंग पीक वैल्यू है उसका मान 20 एम्पियर है। ये कुछ और नहीं है। देखो I बराबर I0, DC का मान कितना, 10, प्लस जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी उसका मैक्सिमम मान कितना, 20 साइन ओमेगा टी। अब देखना जरा करके, कर लोगे क्या? बेटा क्या तरीका सिखाया है कि आई RMS बराबर अंडर रूट में कितना आ गया देखो, 100 + 1/2 कितना आ गया, तो ये मिल गया हमें अंडर रूट में 300। 17 17 होता है 289, तो अप्रोक्स 17 पॉइंट समथिंग आंसर है। ये हमें आंसर मिल जाएगा। देखो जी कैसे कर रहे हैं हम सवाल को। बेटा हो जाएगा जी। चलिए जी, ये तो अभी बताया मैंने, फिर भी आप बता दो। यार बच्चों टाइम पीरियड कितना है? यही तो हुआ T तक। आउटपुट कितने में दे रहा है? आधे में दे रहा है। आधे का मतलब 1/2 तक ही तो दे रहा है ना। कौन सी वेव फॉर्म है दोस्त? ट्राइंगल। तो आई RMS बराबर 1/, अंडर रूट, जितने में आउटपुट है उससे
तो कितना आ गया, अंडर रूट में 1/6। क्या आ जाएगा देखो आंसर, यही होगा। चलिए, द RMS वैल्यू ऑफ द पीरियोडिक वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर इज। ये भी वैसे मैंने करवाया, बस मान थोड़ा अलग थे। अच्छा, अगर ये, अरे तो अभी कई बार मैं अभी भी पुराने सवालों में भी अभी करवा चुका। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड देखो टी है, तो ये आउटपुट कितने में जनरेट हुआ है, ट्रायंगुलर हाफ में। तो ट्रायंगुलर के लिए मैग्नीट्यूड कितना है, 6। 6/, अगर ये पूरे में जनरेट होता तो ये होता, लेकिन ये हुआ है 1/2 में, तो अंडर रूट 1/2। तो ये मिला हमें 6/√6, इट बिकम्स √6। ठीक है, ये क्या है यहाँ, अरे रेक्टेंगल कुछ दिख रहा होगा, इसमें भी आउटपुट कितने में है। अगर ये पूरे में ऐसा कुछ होता तो ये करते 6, लेकिन ये कितने मिला हमें, तो ये कितना, 6/√2। IRMS बराबर में ट्राइंगुलर में क्या है भाई, दो अलग अलग निकालेंगे तो रिजल्ट निकालने के लिए स्क्वायर करके अंडर रूट ऐड करेंगे ना। 6 का स्क्वायर कितना, मतलब √6 का 6 प्लस 36/2, कितना आ गया, 18। अंडर रूट 24, जिसे लिखा जा सकता है 2√6 एम्पियर। भाई 2√6 से आया, इसे 4 गुणा 6 में लिख दो, तो 4 को रूट से बाहर लाकर क्या लिखा जाता है, 2। ये सवाल है जी, अपने नोट्स को ओपन करके देखो, मैंने डिक्टो ये करवा रखा, बस वैल्यू चेंज है। ये वाला, ये भी ऊपर भी, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। यही बोल रहे हो ना, ये ऐसे। हम्म, तो RMS वैल्यू लिखते समय हमें ना स्क्वायर करना होता है, तो हम क्या देखते हैं, निगेटिव का भी स्क्वायर करके देखते हैं। तो फिर देखो हमने क्या कहा कि टाइम पीरियड कितना हो जाता, T/2। तो बेटा -6 और 6 RMS निकालते समय सेम कंसिडर किया जाता है। तो अब ये बताइए कि कितने के बाद रिपीट हो रहा है, T/2, पूरे में क्या मिल रहा है, आउटपुट, तो आंसर हो जाता 6/√3 ओनली। तब ये नहीं रिपीट कर, ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो टाइम पीरियड कितना होता, सिर्फ T/2 तक होता है। देखो इसमें ऐसा भी, ये मैंने अलग अलग केसेस ना बनवाए थे बच्चों को। अब जैसे ये ऐसे होता है, ये मैं A बोल देता, ये B था, ये C और ये D है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैक्सिमम मान माना 6 एम्पियर होता। तो देखो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में हमने एक छोटा सा एनालिसिस और देखा था, अगर याद हो बच्चों आपको, कि देखो इसे या तो आप ऐसे बनाएंगे, या इसे आप ऐसे बनाएंगे, ये बेटा सेम होगा परफेक्टली। तो ये तो सिखाया था। तो देखो जी, चाहे तो इसको ये ऐसे बनाइए, या इसी को ऐसे एड ऑन करिए,
ये सेम है। और इसमें निगेटिव को भी कहाँ करके देखते हैं हम, पॉजिटिव साइड में। तो ये बताओ ये कितने के बाद रिपीट हो रहा है, एक के बाद रिपीट हो रहा है। तो बेटा आरएमएस वैल्यू देखो, ए क्या है, टाइम पीरियड, पूरे में ही आउटपुट हमें जनरेट मिल रहा है ये, तो 6/√3। फिर इसी में जैसे एग्जामिनर ये दे देता है, तो ये माना वीएम है, ये ABCD ये सब दे रखा है आपको। तो कितने के बाद रिपीट है, ए के बाद में, तब भी क्या होता, VM/√3 होता। तो ये तो इस प्रकार से इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि ये वेव फॉर्म अलग थी और ये वेव फॉर्म अलग थी। चलो जी, वैसे तो ये सवाल इस तरह का आपने ऑलरेडी कर लिया, लेकिन फिर भी करके देख लो। DC कितना है, 10, यानी I0 कितना है, 10। फिर पीक वैल्यू यानी I1 जो हम लिख रहे कैपिटल में वो क्या है, 14.14 एम्पियर। तो आपको एवरेज वैल्यू लिखना है, लेकिन एवरेज मत करो आप, आरएमएस भी फाइंड आउट करो। अरे एवरेज तो कोई टेंशन थी नहीं इसमें, एवरेज तो देखते ही बता दोगे जी 10 होगा, लेकिन आप इसमें आरएमएस भी फाइंड आउट करो। आई बराबर में I0 यानी 10 प्लस 10√2 sin ω t। हाँ भाई बच्चों, यही तो दे रखा है। 14.14 को 10√2 नहीं लिख सकते, अरे √2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, वही आ जाएगा 14.14। तो 14.14 को करोगे तो तुम्हें टफ पड़ेगा, 10√2 तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा सॉल्व करना। तो जब आरएमएस वैल्यू निकालोगे बेटा, क्या कर रहे हैं देखो, हम अंडर रूट में 100 प्लस 1/2, बोलो 100 × 2, इसके स्क्वायर करना होता है ना। तो कितना हो गया देखो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 200। ठीक है, 200 का मतलब क्या आता है, बस। तो ये इसका मतलब आ जाता, आरएमएस कर दे तो 1.14 एम्पियर। अच्छा एक चीज और मैं रिमार्क करूंगा बेटा आपके लिए, कि सवाल को पढ़ जरूर लेना कि एवरेज पूछा है या आरएमएस पूछा है। कई बार बच्चे इस तरह का सवाल देखता है, उसे हमेशा एक ही फीलिंग आती है कि भाई ये तो आरएमएस पूछ रहा होगा। तो अगर आरएमएस आप कैलकुलेट करते बिना पढ़े तो तब भी ऑप्शन मैच करता डी। तो सवाल को देख लेना कि क्या पूछा गया है इसमें। चलिए, ये आपका फेजर डायग्राम का है, मतलब कि जो आप फेज डिफरेंस निकालते थे, ड्रॉ करो। द वोल्टेज अप्लाइड टू ए सर्किट इज 100√2 cos 100 pi t volt, and the circuit draw a current of 10√2 sin 100 pi t plus pi/4 ampere. Taking the voltage as the reference phasor, वोल्टेज को क्या ले लिया, रेफरेंस फेजर ले लिया, द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट इन एम्पियर। अच्छा आपके लिए वोल्टेज दे रखा है 100√2 cos 100 pi t। ठीक है जी, आपके लिए करंट है 10√2 sin 100 pi t प्लस pi/4। तुम्हें वोल्टेज को तो रखना रखना है ना रेफरेंस पे, और वोल्टेज से पीछे देखना है कि करंट कहाँ बनेगा, पीछे या आगे कहीं पर भाई।
चलो आपको समझाने के लिए, वैसे इसके दो तरीके बता रहा हूँ अभी। पहला तरीका जो आपको सिखाया अभी, 100√2, क्या मैं इसको साइन 100πt प्लस π/2 लिख रहा हूँ? मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फेजर डायग्राम बना लेते हैं बाबू। 0 डिग्री रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से कितना आगे है? π/2। ये बना दिया आपने वोल्टेज, कितना जी? 90। करंट कितना है इससे? π/4। π/4 बोले तो 45। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है दोस्त? इट बिकम π/4। करंट इससे पीछे या आगे है? वोल्टेज से करंट पीछे है। तो करंट अगर पीछे बन रहा है वोल्टेज से, यानी वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर दिखाओगे तो करंट कितना पीछे है? π/4। तो ऑप्शन ये होगा। अगर तुम ये बना रहे हो प्लस π/4, तो इसका मतलब तो तुमने करंट ना एडवांस बना दिया, तो गलत कर दिया। क्या हो गया? कुछ ज़्यादा दिक्कत आ गई क्या इसमें? चलो जी, ये तो वो तरीका है जो तुम्हें अभी तक पढ़ाया है। एक और तरीका है, जैसे ये सवाल आपको मिले, साइन और कोस ये सब झंझट मिल जाए आपको। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक वे में तो ये सही नहीं था, मतलब जिस हिसाब से मैं एंगल लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिकल में ये फेजर वाले पे फिट बैठ जाता है। आप क्या करो कि आपने चार ना एक्सेस मान रखे, इसको साइन कंसिडर कर लो यार, इसको कॉस कर लो, इसको माइनस साइन कर दो, और इसको माइनस कॉस कर दो, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज कौन से एक्सिस पर है? अरे बोलो यार, कॉस वाले पे है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्लस का कॉस है, तो आपने कहा जी सर डायरेक्ट यहाँ तो वोल्टेज है, ठीक है। मतलब बच्चे को ये सब में उलझ जाएगी, प्लस कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, डायरेक्ट बना सकते हो। अब ये क्या है जी? करंट। करंट साइन पे है, और साइन पे कितना आगे बनाऊंगा? π/4। तो साइन से कितना आगे खींचूंगा मैं? करंट को π/4। तो ये कितना मिल गया मुझे? π/4, ठीक है। अब डायरेक्टली देख लो भाई, वोल्टेज इसने पहले लिख दिया कि वोल्टेज को रेफरेंस मानकर तब आंसर करेंगे। तो वोल्टेज से ये कितना पीछे है? 5/4 पीछे है। अगर ये कहता कि जो हमारा ओरिजिनल रेफरेंस है, रेफरेंस लाइन है, उससे कितना है, तब जाकर ये करते हैं आंसर। तो ये क्या, वोल्टेज से कितना पीछे है? π/4। फेजर एंगल यही तो होता है, दोनों के बीच का एंगल। करंट पीछे है तो लैगिंग, करंट आगे है वोल्टेज से तो लीडिंग। लीडिंग को करंट में क्या लिखवा रखा है? प्लस में। ये तो लैगिंग को क्या लिखवा रखा? माइनस में। अब देखो इसी पर कुछ सवाल और देता हूं मैं। जैसे वोल्टेज है, अगर यहाँ माइनस के कॉस और 100t होता, और I बराबर यहाँ साइन 100t प्लस में माना 60 होता, ठीक है। तो मैं दोनों के बीच में फेजर डिफरेंस देखना चाहता हूँ कि कितना होगा। हम्म जब फेजर डिफरेंस के लिए मेरे भाई, फेजर डिफरेंस दोनों के बीच में है 5, तो उसके लिए रेफरेंस कोई भी मानेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है भाई, देखें। अच्छा, ऊपर कॉस बनवाया, नीचे माइनस कॉस है, ठीक है।
तो नीचे यहाँ पर है वोल्टेज। यार ये सबसे बढ़िया, अगर तुमने प्रैक्टिस की इस पे। ये साइन से, साइन क्या ये वाला था, इससे कितना आ गया है, तो ये 90 है, ये 60 है, टोटल कितना, 150। तो 150 आई लीड कर रहा है, ठीक है। चलो अभी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन्स टू रजिस्टर ओनली, जो केवल रजिस्टर पे लागू हो रहा है जी, बताना है फटाफट से क्या है। दे अपोज सडन चेंज इन वोल्टेज, ऐसा तो कुछ बेचारा था नहीं, सडन चेंज इन वोल्टेज का अपोज तो कैपेसिटर। दे कैन एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, तो कहाँ करता है एनर्जी स्टोरेज, तो केवल मेरे भाई डिसिपेट करेगा। सी क्या, दे कैन डिसिपेट डिजायरेबल अमाउंट ऑफ पावर, ये केवल पावर को डिसिपेट कर सकता है। चलो इसे देखो, टू लैंप, अब ये लैंप वाला, हाँ, ये सिखाया था भाई, पहले इसे पढ़ो, बनाओ, आंसर करो। Two lamp, each of 230 volt and 60 watt rating are connected in series across a single phase 230। आई थिंक केस 2 वाला बनाया होगा ये। बोलो जी इसमें क्या है, 60 watt एंड 230 वोल्ट, 60 watt 230, सप्लाई कितने से है, कौन से वाला केस है, वोल्टेज वोल्टेज एंड वोल्टेज, तो क्या बन गया जी, ये वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, तो कौन सा केस बन गया, P1 P2 बटे P1 प्लस P2। तो 60 का हाफ कितना आ जाएगा, 30 वॉट। क्या सीखा है जी, P इक्वलेंट बराबर P1 P2 बाई P1 प्लस P2। अगर ये 230 होता, ये 230 होता, यहाँ 460 होता, तो 60 प्लस 60 120 हो जाता। चलो भाई देखो, हीटिंग इफेक्ट किससे आता है दोस्त, है आरएमएस वैल्यू से, रजिस्टर में तो आएगा, लेकिन कौन सी वैल्यू से आता है, आरएमएस वैल्यू से। भाई बच्चों एक ट्राइंगुलर वेवफॉर्म दे रखी है, ठीक है, और आपको रजिस्टर दे रखा है, तो यदि हम ट्राइंगुलर वेवफॉर्म का आरएमएस निकाल लें तो P बराबर आई स्क्वायर आर कर लो, आपको आंसर मिलेगा। P बराबर आई स्क्वायर आर। अब आई कौन सा मान जी, आई आरएमएस। तो ये बताओ, ये तो पूरे में ही आउटपुट है बेटा, तो ट्राइंगुलर के लिए क्या सिखाया है, 9/√3 एम्पियर। तो आई का वैल्यू ये लगाया आपने 81/3 इंटू 10, इट बिकम्स 270 वॉट। बताओ यही आंसर है क्या बेटा, जब भी कोई वेवफॉर्म दे, यही भी एक ट्रेंड है पेपर में कि आपको डायरेक्ट आरएमएस ना देकर कोई वेवफॉर्म दे दे, तो हमने देखो लिखा था आरएमएस वैल्यू पढ़ते समय कि यही वर्किंग कंटेंट है, यही इफेक्टिव वैल्यू है, यही हीटिंग इफेक्ट के लिए जिम्मेदार वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जो भी वेवफॉर्म देगा उससे हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, और जो भी रजिस्टर है फिर तो हमें पता है कि भाई P बराबर आई स्क्वायर आर तो लगाना ही है। ओके जी।
देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये नेचर आपको ना कल मैं पढ़ाया था प्रॉपर ग्राफ बनाकर। प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये पढ़ाया है। एवरेज पावर, तो जीरो मिलना तो एक रिजल्ट था ना, वो जीरो रिजल्ट मिला किसके कारण था? जब एक साइकिल में जितनी पावर ली है उतनी ही दे दिया है। तो भाई प्योर इंडक्टिव सर्किट में प्रॉपर्टी क्या आती कि टेक्स पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द साइकिल एंड देन रिटर्न बैक ड्यूरिंग अदर पार्ट ऑफ द साइकिल। जड़ ये था, फिर इसके कारण जब हमने इनका एवरेज निकाला तब जाकर ये जीरो मिला था। तो सही जो आंसर जाएगा वो है बेटा सी। भाई बेस्ट एग्जामिनर पहले लिखता है कि जो बेस्ट है वही टिक करना है। अच्छा ये तो कोई गलती नहीं करेगा ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ओ। चलिए जी अब देखो, अब जो ग्राफ बनवाया था इसमें कितनी औसत मिला था? जीरो। अब पढ़ के देखो, ए 10 मिली हेनरी इंडक्टर कैरी ए साइनसोइडल करंट ऑफ 1 एम्पियर एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर कितना आएगा? जीरो। अरे भाई केवल इंडक्टर ही तो दे रखा है बेचारे ने, तो कितना आएगा? जीरो। बताइए जी इसमें से कौन सा मैक्सिमम वोल्टेज को इंड्यूस्ड कर सकता है? हाँ देखो, हो तो इनमें से चारों में से कोई भी सकता है। आप अगर कुछ बोल रहे हो तो अपना कुछ पक्ष रखेंगे तो बात मानी जाएगी। मैं में से एक ही चीज बोलता हूं, देखो सब लोग कर पाएंगे, बस सवाल को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शन से सोचें क्या हो सकता है, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। चलो तुम लोग तो कर ही लोगे ऐसे, हम बैठ जाते हैं आराम से भाई, जब हो जाए तो बताइएगा। हो गया। अबे विकास जी क्या उत्तर है? सी। मतलब मैं जानना चाह रहा हूं क्यों। मैक्सिमम इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो मैं बस जानना चाह रहा हूं कि सी क्यों। हो सकता है सी सही हो, बस क्यों जानना चाह रहा हूं कि आपने क्या अप्रोच अपने दिमाग में चलाई होगी कि ये उत्तर सही है। भाई क्लास में सभी लोग तुक्का मारने थोड़ा ये सीखने ही तो आते हैं मेरे से कि सर सीखने आए हैं। तो हो सकता है आपने कुछ सोचा हो जहां तक हम भी ना पहुंच पाए हो। भाई कारण पता होगा तभी तो हम टिक करेंगे, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा जो ले बैठती है। हाँ भाई प्रिंस, क्या करेंगे इसका उत्तर? चलो ऑप्शन बी कितने लोग कहते हैं? बी। एक ने तो बोला था नीरज जी आपने भी। डी कौन कह रहा है? डी। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो इतने दिमाग में रख लो मूर्खो, कि डीसी से कभी भी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो नहीं सकती। क्यों? अगर डीसी सप्लाई से होती,
क्या होगा, टेंशन में आ गए क्या? अरे फैराडे का नियम कहाँ से लगाओगे, E बराबर एन डी फाई बाई डी टी होता है ना। तो डीसी में तो चेंज होने वाला है नहीं, जो भी फ्लक्स आएगा, तो डीसी से तो होने वाला नहीं है कुछ। ये नहीं कह रहा कि मैक्सिमम हीट किस में है, अगर हीट बोलता तो शायद बी सही हो जाता। ये कह रहा है वोल्टेज किस में ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। अब इस पर बात कर लेते हैं कि भाई इसके लिए वैलिड कारण क्या बैठे हैं। ई बराबर में आप करते हैं एन डी फाई बाई डी टी। अगर फ्लक्स चेंज होता है, अरे डीसी पे कोई भी कॉइल है आप कनेक्ट करो, नहीं कुछ बनेगा, नहीं बात बनेगी। बैठो बैठो बैठो, क्योंकि फैराडे का नियम सेटिस्फाई नहीं होगा। वहीं पर आप जरा सोचो, अगर डीसी से बात बन जाती तो फिर ट्रांसफॉर्मर को डीसी पे चला ही लेते। तो फैराडे का नियम गया, अभी डीसी पे हम लोग बात करेंगे भी नहीं। चलो भाई, अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता है इनवर्सली। चलो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एन डी फाई, मेरा मन ऐसा है कुछ, 1/dt को मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूं? अरे नहीं लिख सकते क्या? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये तो मैंने इससे बताया। अब दोस्त मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जब करंट सेम है 1 और 1, तो ये डिनोट कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो है जी सेम, सी में और डी में, क्योंकि सी में भी तो एसी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो है सेम। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे भाई डिपेंड करता है, फाई बराबर एन आई बाई रिलक्टेंस हुआ करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। फिर अगर ये रिलेट नहीं करना, तो किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, चाहे आप सिंक्रोनस जनरेटर में देखो या फिर ट्रांसफार्मर में, ये नहीं पढ़ते, तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, एफ। चाहे यहां से लगा लो चाहे यहां से सोच लो, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसमें वोल्टेज ज्यादा बनेगा। उत्तर ये आना था। ठीक है, तो जो एसी तो है, फैराडे का नियम शुरुआत में बताया, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटे, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को काटे, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। चलो तुमने नहीं भी पढ़ा, अगर तुमने नई चीजें सीखी हैं, नहीं पता है तो चुप रहो ना, तथ्य के साथ में बोलो। इसलिए बच्चे आते हैं कोचिंग करने की, उन्हें सीखना है। अब देखा, सी, ये तो गायब हो गया सी ऑप्शन। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना ज्यादा ही वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट है, when the frequency of the applied voltage across an inductor is increased, then the current will। इनमें से 90% सवाल ऐसे हैं जो एसएससी में आ चुके हैं। भाई बच्चों, आई बराबर में V/XL सिखाया होगा मैंने, नहीं सिखाया क्या? या V/ में, ये बताइए तो होगा। तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसी चीज को बेटा कैपेसिटर से रिलेट कर लेते हैं। आई बराबर एक्सी का मान क्या होता है, बोलो? V/1/ओमेगा सी या 2 पाई एफ सी, जो भी तुम्हें सही लगे।
तो वी ओमेगा सी, या 2 पाई एफ सी इंटू वी, इसे आई एल लिख लेते तो बच्चों ये, और ये है आई सी, तो आई सी प्रोपोर्शनल टू एफ। तो अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कैपेसिटर में करंट बढ़ेगा। अच्छा चलो, रजिस्टर में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा? हाँ, नहीं कोई तो कुछ तो बोलेगा। रजिस्टर में अगर फ्रीक्वेंसी में बढ़ाता हूं तो क्या होगा? रिमेन सेम, क्योंकि रजिस्टर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फिनोमेना ऑफ स्किन इफेक्ट या स्किन इफेक्ट किसने तलाशा था? निकोला टेस्ला जी, ठीक है। अब बोलो, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स, फंक्शन ऑफ इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी एफ, द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज। अरे जो एक्स है वो 2 पाई, तो x प्रोपोर्शनल टू f बेटा, एंड x प्रोपोर्शनल टू l। तभी तो बढ़ेगा x जब ये दोनों बढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल है भाई। इसे कर लोगे। ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, आंसर दो। कैपेसिटेंस। ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन करंट, इंडक्टर। देखो जी, द रिएक्टेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एट एफ बराबर 0 हर्ट्स एंड एफ बराबर 50 हर्ट्स आर। देखो, जैसे याद रखना है चीजें भाई, पेपर में समय कम है और तुक्का मारना ही है, 2-4 सवाल पे रिस्क लेना है, तो ट्राई करना कि 2 ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट कर लो। जैसे एफ का मान 0 है ना, तो जो एक्स सी आएगा ना वो अनंत आएगा, क्यों? जो एक्स सी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो ये तो पक्का है कि अगर एफ टेंस टू 0 है तो एक्स सी इनफाइनाइट है। ठीक है जी। चलिए, अब है बेटा एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। अब ये बोलो 50 हर्ट्ज पे ओमेगा का मान क्या सिखा है? 314। सी क्या आ गया? 10 माइक्रो। तो मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो 10⁵/314। सॉल्व करके बताना। 318.47 ओम। सवाल सब आसान है, बस थोड़ा सा एक्यूरेसी अपनी बढ़िया रखना अटेम्प्ट करते हुए। द पावर फैक्टर ऑफ प्रैक्टिकल इंडक्टर, बेटा आइडल नहीं कहा। आइडल अगर होता तो 0, आइडल अगर होता तो 0 लैगिंग हो जाता है ना, 0 होना जरूरी था। अब ये प्रैक्टिकली है, तो प्रैक्टिकली में हमें 0 नहीं टिक करना, हमें लिखना है कि भाई लैगिंग। ठीक है। आइडल अगर होता यानी प्योर अगर होता, तो प्योर में थीटा जो बनता या फाई बनता वो 90 बनता, और कॉस 90 करते तो वो 0 आ जाता। लेकिन प्रैक्टिकली है, तो प्रैक्टिकली में प्योर 90, या प्योर इंडक्टर में तो 90 था, प्रैक्टिकली में 90 नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा। तो जो पावर फैक्टर है वो 0 से थोड़ा सा, 0 से कम क्या होगा? 0 से थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी 0। कैपेसिटिव का भी यही था, इंडक्टिव का भी। बेटा डिफरेंस एक बच्चों यही तो था कि एक में 0 लैगिंग था, एक में 0
लीडिंग था। आई टी बराबर √3 साइन ओमेगा टी माइनस 45। ओमेगा एल का मान 1 है, आर का मान बताओ। ये जितने तुम्हें क्लास में सवाल करवा रहा हूँ, आप चाहे प्रीवियस वाले रेलवे को उठा के करो, एसएससी वाले उठा के करो, आपको उनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपकी क्लास में मैच करेंगी। अरे फाई क्या दे रखा तुम्हें, डायग्राम में देखना कितना फाई, 45 है ना बच्चों। टेन फाई बराबर में यार एक्सएल बाई आर नहीं सिखाया तुम्हें, सीरीज आरएल यार कल ही पढ़ाया था भाई। टेन फाई बराबर एक्सएल बाई आर। ये ओमेगा एल बेटा कुछ और नहीं है, ये एक्सएल ही तो है, 1 ओम। अच्छा, टेन 45 का मान कितना होगा बोलो, 1। तो 1 बराबर एक्सएल का मान कितना है बेटा, 1। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 1 ओम। अरे हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि कल मैंने सीरीज आरएल जब आपको पढ़ाया, यहाँ वी आर था, ये वी एल था, और ये वी था, ये फाई था। तो तुमने ये तो सीखा है कि टेन फाई बराबर एक्सएल बाई आर है। यहाँ से वी एल बाई वी आर भी तो लिखा जा सकता था। अरे ये भी तो हो सकता है वी एल बाई, तो ये दिमाग में जरूर रखना कि एक्सएल बाई आर बराबर में वी एल बाई वी आर, ये भी होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार वी एल दे दिया, वी आर दे दिया, एक्सएल दे दिया, आर डायरेक्टली पूछ ले तो ये मदद करेगा। अच्छा पावर फैक्टर बेटा किस किस के बीच लाई करता है, वैल्यू बताइए, 0 से 1 के बीच में। क्योंकि हम लोग ये सीखते हैं, देखो ये जो लाइन है ये होती है 0 डिग्री लाइन, ये होती है 90 बेटा, और ये होती है -90। तो जब फेज डिफरेंस 0 बनता है तो ये यूनिटी आता है। cos 90 लगाओगे तो ये 0 लीडिंग आता है, और ये 0 लैगिंग आता है। ये मुश्किल नहीं है, जैसे आपको वी और आई ए दे दिया ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे दिया, फेज डिफरेंस कितना आ गया बोलो यार 60। आपसे पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर पूछा है, क्या, वी आई साइन फाई। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू आएगा वी आई साइन फाइव, पर यूनिट में एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू करना होता है। तो वो मैं बता दूंगा आपको, √3/2 आना चाहिए आंसर, देख लेना आप चेक करके। ये सवाल है इसमें, तो ये आपका होमवर्क है, ये पहले आप प्रॉपर करेंगे 47 तक। भाई ऑनलाइन वाले आराम पसंद बच्चों, आप लोग भी कर लेना इन्हें।